वो सूखे हुए फूल किताबों में। हमारे देश का साहित्य एक ऐसी अविरल धारा है जिसने समय चक्र के विभिन्न पड़ावों पर मील के पत्थर अंकित करते हुए राष्ट्र की अस्मिता को नित नया गौरव ही प्रदान किया है। उन्हीं यादों के गलियारों में पुनः झांकें तो भूले बिसरे कुछ मोड़ आज भी आपको प्रासंगिक प्रतीत हो सकते हैं। इसी सिलसिले में माजी की ओर रुख करते हुए ढूंढते हैं कुछ सूखे हुए फूल किताबों में। मित्रों, देश के समृद्ध साहित्य की बात हो, लिखित भाषाओं और वाचिक परंपराओं का जिक्र हो, वांग्मय विविधता का उल्लेख हो, तो उसमें ब्रजभूमि और उसके चारों ओर फैले क्षेत्रों में बोले जाने वाली ब्रजभाषा का अनुपम स्थान है। 7 सदियों तक भारत के उत्तर मध्य क्षेत्र की साहित्यिक भाषा रहने के कारण ब्रज बोली ने अपने उत्थान और विकास के साथ आदरार्थ भाषा का दर्जा प्राप्त किया। अपने विशुद्ध रूप में ये आज भी देश के अनेक जिलों में बोली जाती है और अपने विशिष्ट साहित्य के लिए जानी जाती है। ब्रजभाषा की ऐतिहासिक महत्ता पर गौर करें तो पाएंगे कि एक तरह से हमारी काव्य परंपरा का आरंभ, उसका जनमानस में पनपना ब्रजभाषा से ही हुआ। सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी आदि कई भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हैं। आधुनिक युग में प्रख्यात गांधीवादी, हिंदी और ब्रजभाषा के कवि साहित्यकार वियोगी हरि के योगदान को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक ग्रंथों का संपादन, प्राचीन कविताओं का संग्रह और संतों की वाणियों का संकलन किया। इसी समृद्ध परंपरा को अधिक सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय मथुरा में ब्रज साहित्य अकादमी स्थापित करने जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की सुविख्यात हिंदुस्तानी अकादमी अब भोजपुरी, ब्रज और अवधी साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजनाएं बना रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये प्रयास निश्चित ही लाभप्रद साबित होंगे। अधिक समृद्ध होगा हमारा साहित्य, अधिक सजग, सक्षम होगा हमारा देश। साहित्य भारती के इस अंक का पहला पड़ाव सुविख्यात उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक आचार्य शिवपूजन सहाय। अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर साहित्य सृजन करना उनकी विशेषता रही। एक कृतित्व परिचय, ग्राम्य लेखनी। आचार्य शिवपूजन सहाय एक विरल विराट व्यक्तित्व ऐसा जिसके आकलन में उक्तियां कम पड़ गईं। व्यक्तित्व ऐसा जिसके लिए शब्दों का अर्थ विस्तार लघु हो गया। व्यक्तित्व ऐसा जिसके लिए परिभाषाओं की परिधि सिमट कर रह गई, क्योंकि अपने जीवन काल में ही मिथक बन गए थे शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय लगभग 1 दर्जन से अधिक साहित्यिक पत्रों के संपादक और शताधिक अप्रकाशित पांडुलिपियों के संशोधक और परिवर्धक भी थे। इसलिए लगभग आधी शताब्दी तक में हिंदी के अधिकांश लेखन और प्रकाशन उनके विराट व्यक्तित्व से प्रभावित और निर्मित होते रहे। कहानी, उपन्यास और ललित निबंध की रचनात्मक यात्रा के समानांतर अपने समय के अधिकांश लेखन के प्रतिमानित प्रकाशन के प्रति उनकी समस्त सावधानी इतनी सजग रही कि उस काल का साहित्य उनसे बराबर प्रभावित होता रहा। शिवपूजन सहाय की यात्रा में उनके ग्रामीण और आंचलिक परिवेश की अत्यंत अहम भूमिका है। उनका प्रारंभिक बाल्य जीवन लगभग 7-8 साल तक की अवस्था तक गांव में ही बीता। थोड़ी बहुत जो शिक्षा
हुई वो गांव में ही हुई। वहाँ जो एक पाठशाला थी, शिवपूजन सहाय के छोटे पुत्र और श्री मंगल उसका मूर्ति चित्र उन्होंने मेरा बचपन जो उनकी कृति है उसमें उसका बड़ा विशद चित्र उन्होंने दिया है। बल्कि आपने पढ़ा भी होगा उनका जो उपन्यास है देहाती दुनिया, उस देहाती दुनिया का जो पहला परिच्छेद है माता का अंचल, तो आप देखेंगे कि मेरा बचपन में उन्होंने जो अपने बचपन का चित्र खींचा है वो बहुत कुछ देहाती दुनिया के भोलानाथ के चित्र से मिलता जुलता है। शिवपूजन सहाय का अत्यंत रागात्मक संबंध काशी नागरी प्रचारणी सभा से था। उन्होंने उन दिनों की याद करते हुए लिखा, दूर से ही बाबू श्याम सुंदर दास को सभा में देख लेता और कभी प्रसाद जी को उनके घर जाकर अपना परिचय मैं कैसे देता, संकोच के मारे साहस न होता था। काशी नागरी प्रचारणी सभा से वस्तुतः उनका जुड़ाव मुझको ऐसा लगता है, वैसे उन्होंने लिखा है कि जब वो मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उनके पिता का देहांत हो चुका था और आर्थिक स्थिति बहुत ही शिवपूजन सहाय के कनिष्ठ पुत्र श्री मंगल मूर्ति, तो उन्होंने तुरंत मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद वो उनके पास वो स्थिति नहीं थी कि वो कॉलेज में पढ़ सकते, तो उन्होंने वो बनारस की कचहरी में नकल नवीसी का काम करना शुरू किया था। और ऐसा उन्होंने लिखा है कि उसी समय उनका प्रथम संपर्क काशी नागरी प्रचारणी से हुआ, लेकिन तुरंत उसके बाद फिर वो चूँकि कलकत्ते चले गए और ज़्यादातर उनका वक्त कलकत्ते में ही बीता 25-26 तक, 1925-26 तक। तो इसलिए आप ऐसा मान सकते हैं कि 1913-14 से लेकर 1925-26 तक के बीच में वो काशी नागरी प्रचारणी सभा से उनका पूरा संपर्क नहीं हुआ। और जब वो पुनः काशी आए 1925-26 में, उस वक्त जो है वो पूरी तरह उनका संबंध फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ। उन्नीस के 15 नवंबर को राजेंद्र कॉलेज छपरा में प्रोफेसर होने पर शिवपूजन सहाय ने अपनी डायरी में लिखा, हे प्रभु, तुमने पटवारी के पुत्र को प्रोफेसर बना दिया, रेणुकण को मणिकण में परिणत किया। इस प्रतिष्ठा की लाज तुम्हारे हाथ है। 29 दिसंबर 1949 को कॉलेज सेवा से मुक्त होकर वे पटना चले आए और जुलाई 1950 में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का कार्यभार संभाला और एक दशक की सेवा के बाद 1 सितंबर 1959 को वे यहां से सेवानिवृत्त हुए। उनके पटना प्रवास की स्मृतियों के साथ उनके पुत्र डॉक्टर मंगल मूर्ति। पटना आने के बाद उनकी जो व्यस्तता थी वो इतनी अधिक, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में जब चले आए तब उनके जीवन की व्यस्तता इतनी अधिक बढ़ गई कि वो पूरा का पूरा समय हम लोगों के लिए नहीं दे पाते थे। और तब तक हम लोग कुछ बड़े भी हो गए थे, कॉलेज में हम लोग पढ़ने लगे थे, बहनों की शादी हो चुकी थी, इसलिए उसके बाद का समय तो मैं ये कहूँगा कि बाबूजी को इतना समय नहीं मिलता था कि वो देख सकें घर में क्या हो रहा है, कैसी स्थिति है, उसकी व्यवस्था कैसी हो रही है। इन सारी चीज़ों से उन्होंने अपने को अलग कर लिया था और वो पूरी साहित्य रचना में या अपने और कार्यक्रमों में लगे रहे या निदेशक के पद के निर्वाह में ही उनका ज़्यादातर समय जाता रहा। फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसा हम लोगों को कभी नहीं लगा कि बाबूजी के स्नेह का या उनके ध्यान का हम लोगों को कि कोई कमी हम लोगों को महसूस होती हो, ऐसा कभी नहीं लगा। पालन पोषण तो हम लोगों का किया ही, लेकिन अनेक उदीयमान हिंदी लेखकों का भी पालन पोषण लेखन के क्षेत्र में। शिवपूजन सहाय के ज्येष्ठ पुत्र श्री आनंद मूर्ति और कई प्रतिभाशाली हिंदी लेखक छात्रों को यथाशक्ति आर्थिक सहायता और नौकरी भी दिलवाई। हिंदी की संभावनाओं का मतलब कोई कोना सोना न रह जाए। पद्म भूषण से सम्मानित आचार्य शिवपूजन सहाय का व्यक्तित्व युगांतकारी था। प्रेमचंद, प्रसाद और निराला की सृजन की धाराओं के बीच विलक्षण संपादक कला
और पत्रकारिता के श्रेष्ठ मूल्यों के साथ आचार्य शिवपूजन सहाय संपूर्ण हिंदी संसार के लिए आकर्षण का केंद्र थे। उनके पौत्र कथाकार कर्मेंदु शिशिर। कहानी का प्लॉट सचमुच हिंदी साहित्य में एक आश्चर्यजनक घटना है। खासतौर से जिस शिल्प में वह कहानी आई, और मेरे जो बड़े चाचा हैं आनंद मुक्ति जी ने उन्होंने उसे एक कहानी की एक समीक्षा लिखी और उसमें कुछ उन्होंने बहुत बुनियादी सवाल उठाए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी सवाल यह है कि कहानी में मैं जो है वह लेखक नहीं होता है, वह एक पात्र होता है। और इस आधार पर जो सामाजिक दबाव में जिन लोगों ने अंतर्वस्तु को लेकर उस कहानी का अध्ययन किया था वह बिल्कुल गौण हो जाता है। और इससे एक विशिष्ट बात यह आती है जो उन्होंने अपने लेख में बताया है कि एक कलाकार एक गरीबी को या एक खास इस विडंबनापूर्ण स्थिति को देखता है और इसको वह चाहता है कि वह कहे, और इसके लिए वह बराबर अपने को अक्षम पाता है। इस अक्षमता में ही उस यथार्थ की मार्मिकता छिपी हुई है। आचार्य शिवपूजन सहाय के जीवन का अंतिम दौर भी सृजन और संपादन की चिंताओं से जूझते हुए बीता। अपनी भाषा, साहित्य और सृजन के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी। ग्राम्य लेखनी लघु रूपक आपने सुना। आलेख और स्वर डॉक्टर किशोर सिन्हा। यह प्रस्तुति हमें आकाशवाणी पटना से प्राप्त हुई। इस अंक की अगली प्रस्तुति है साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित काव्य संग्रह अखर कथा के रचयिता जाने माने सिंधी कवि नंदलाल जवेरी के साथ बातचीत। आपके साथ हैं सिमरन लालचंदानी। आज हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं सिंधी भाषा के प्रख्यात कवि नंद जवेरी से। उनकी कविताओं के संग्रह की पुस्तक अखर कथा, जो कि 2012 में प्रकाशित हुई थी, उसे 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंद जी, आपकी रचनाओं में किन किन लोगों, किताबों या विचारधारों का प्रभाव दिखता है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे ऊपर इस्लाम का भी असर है, कुरान का भी है। कुरान इज एक्चुअली इट इज नॉट अवे फ्रॉम वेदांता। ताओ को आपने पढ़ा होगा। ताओ चाइनीज फिलोसोफर था जो 2500 साल पहले हुआ था, बिफोर बुद्धा। ही इज बहुत छोटे में छोटा, उसने टोटल 400 पंक्तियां ही लिखी हैं, मगर आफ्टर बाइबल जो किताब छपा गया है वो ज़्यादा में ज़्यादा वो ताओ छपा गया है। तो वो बोलता है जो नाम उच्चारण में आ सके, जो बोला जा सके, वो सनातन और परमानेंट नहीं होता है। राह जिस पे हम चल सके वो राह भी परमानेंट नहीं रहती है। यानी कि जैसे आसमान में राहें नहीं होती है, पक्षी उड़ता है और पक्षी उड़ते उड़ते, पंछी उड़ते उड़ते अपनी राह खुद बनाता है और पीछे निशान नहीं छोड़ता है। ऐसे ही जब हम रहेंगे तो हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये ताओइज्म है। मैंने ताओ पढ़ा है, बुद्धा पढ़ा है, वेद पढ़ा है, कुरान पढ़ा है। जो ज्ञान फ्रॉम इनसाइट्स आता है वो ज्ञान लिखे हुए ज्ञान से ज़्यादा है। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, मैंने अभी तक तुम्हें सब ज्ञान दे दिया है, डीपेस्ट ज्ञान दिया है। चैप्टर 18 श्लोक नंबर 63। मगर इसके बाद तुम चिंतन करना, फिर जैसे तुम चाहो वैसे करना। जैसे गीता का श्लोक है वो बिल्कुल वैसा ही लिखा है। उस पर भी मैंने वो पोएम लिखी है, पूरी ट्रांसलेशन। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, उसका नाम है पोएम का। इसमें मैं अष्टावक्र गीता को मानता हूँ, वो गीता के पहले पैदी हुई है। अष्टावक्र गीता बोलता है कि तुम ही खुद ही ज्ञान हो, क्योंकि यूर इनर मोस्ट जो है वो आत्मा परमात्मा का हिस्सा है और वो टूट नहीं सकता, क्योंकि डिवाइड नहीं कर सकते आप परमात्मा के ज्ञान को। मेरे लिए तो ये है कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी सदैव नहीं रहता है, एक जो बदल है वो ही सदैव है। आपने सिंधी लोक कथाओं में से किस किस लोक कथा पर कविता लिखी है? वह सही अज्ञानी थी जिसने पुनू से प्यार किया। वह सही अज्ञानी थी जिसने पुनू से प्यार किया
वो सही ज्ञानी थी जिसने रूह से बात की, अपने रूह से बात की। वो सही असत थी, लावजूद थी, जो पुनु के साथ पुनु हो गई, यानी परमात्मा के साथ परमात्मा। परमात्मा का कोई वजूद नहीं होता है, तो परमात्मा के साथ लावजूद के साथ लावजूद हो गई। आपके कविता लेखन का प्रेरणा स्रोत क्या है, या आपको कविता लिखकर किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये पोइट्री जो भी लिखी है, ये मेरी संदेश की पोइट्री नहीं है, ये मेरे चिंतन की पोइट्री है, जो मैंने अंदर चिंतन किया है। ये लिखते हुए जो मुझे संतोष मिला है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा मिला है। लिखते हुए जो मुझे परमात्मा का एहसास होता है, परमात्मा का आनंद है, सच्चित आनंद है, वो सच्चित आनंद का जो मुझे एहसास होता है पल भर के लिए, वो इट इज़ सफिशिएंट फॉर मी। मेरा मोर और लेस इज फिलोसॉफिकल पोइट्री है। तो ये जो चिंतन जो पैदा होता है, इट इज़ फ्रॉम नथिंगनेस से। एंड जब मैं पोइट्री लिखता हूँ, आई गो नियर टू माई चिंतन नथिंगनेस, और वहाँ से जो मुझे आनंद मिलता है, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। आपकी एक बहुत ही सुंदर कविता है सुञाणप, यानी पहचान। आप इस कविता की कुछ पंक्तियाँ पहले सिंधी में और फिर हिंदी में बताइए। मुंहिंजो नालो मुंहिंजी सुञाणप न आहे, इहो ॾिनल नालो सिर्फ़ु उहो ॾस आहे जंहिं तरफ़ हुननि खे वञिणो हो। जंहिं तरफ़ मूं पेर खयां आहिनि, उन्हनि पेरनि जा निशान ही मुंहिंजी सुञाणप ॾेई सघनि था। मेरा नाम मेरी पहचान नहीं है, वो दिया हुआ नाम सिर्फ वो दिशा है जहाँ उन्हें जाना था। जिस तरफ मैंने पैर बढ़ाए हैं, उन पैरों के निशान ही मेरी पहचान दे सकें। आपकी पुरस्कृत कृति अखर कथा में शाह लतीफ़ पर जो आपने कविता लिखी है, वह भी सुनाइए। अभी वो शाह अब्दुल लतीफ़ के बाबत है। वो सूफी था। ब्रह्मांड जे विशालता के जातो आइंस्टाइन, जिसने न जाना था अंदर की विशालता को। अंदर की विशालता को जाना था लतीफ़ ने, वो सूफी था। बस इतनी सी कविता है। आपकी कविताओं में सूफी मत झलकता है, तो सूफी तत्व ज्ञान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जो शाह अब्दुल लतीफ़ है, ये वाज अ सूफी। सूफी के सब धर्म मजहब उसके होते हैं, मगर ही डजंट बिलोंग टू एनीबॉडी। तो शाह अब्दुल लतीफ़ पढ़ते हैं, शब्द पढ़ के कितने पढ़ोगे, भूल जाओ शब्द को, अंदर को साफ करो तो कुछ बनेगा। अखर पर अलफ जो या वर्क सब विसार, अंदर तू जा पना परंदे केतरा। ये सिंधी में। आपकी कविताओं में आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, तो वेदांत के बारे में जो आपने ज्ञान अर्जित किया है और जो बताया है, उसके बारे में कुछ कहिए। भाषा जो है वो इंसान ने बनाई है। परमात्मा को जो भी नाम दिया वो भी हमने दिया है, शब्दों के हिसाब से हमने दिया है। शब्द जो है साइलेंस से आया है, साइलेंस भी नथिंगनेस से आई है। इंसान का स्वभाव है शांत, क्योंकि इस अंदर जो परमात्मा का आत्मा बैठा है वो शांत स्वभाव का है। आत्मा शांत है, परमात्मा शांत है, मगर आत्मा शरीर के मेल के कारण जो मन पैदा होता है वो सब हमारे हवासों पे, सेंसेस पे रूल करता है। इज अ मैनेजर। तो फिर जो बाहर से आया हुआ नॉलेज है, किताब के थ्रू सुना हुआ, वो हमारे ऊपर रूल करता है, मगर अंदर का जो चिंतन, जो अपने चेतना है, वो शांत है, उसका स्वभाव पीस है। और दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ओनली चेंज इज परमानेंट। तो मैंने कहा है कि यहाँ इसमें पोइट्री है ये एक घर बनाया हुआ है शब्दों का, जिसमें दीवारें शब्द की है, शब्द की है। वहाँ से आतंकवाद पैदा होता है, क्योंकि वहाँ शब्दों को सिर्फ एक ही डर रहता है। इसमें मेरी एक वो पोइम है कि शब्द और शब्द के बीच में जो गैप है, उसमें से जो बाहर की रोशनी आती है वो उसको शब्द को डिस्टर्ब करती है, वो शब्द उससे डरता है। और मेरी एक दूसरी कविता है, मैं नहीं लिखूंगा वेद, मैं वेद नहीं लिखूंगा, कहा था पहले वाले वेद व्यास ने नए वेद व्यास से। वेद जो है वो तो शब्द है, शब्द पन्ने में लिखे, कागज़ पे लिखे हुए हैं, उसका मरा हुआ है शब्द, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। मैं वेद पे मरूं तो मुर्दे पे मरूं। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो न लिखा हुआ वेद है, जो बाहर है, जो अभी तक साइलेंस में है, मैं उसके ऊपर बढ़ता हूँ। और दूसरी इसमें कविता है, मैंने जब कविता लिखी थी तो आप नहीं थे, न मैं था, न शब्द था तो सिर्फ मेरा निर्गुण मैं था, यानी कि चेतना थी मेरी, और मैंने कविता लिखी। अभी ये कविता सफल होगी तभी जब तुम कविता पढ़ोगे
और तुम कविता को भूल के अपने आप के अंदर फिर मुड़ोगे, यू विल टर्न इनटू योरसेल्फ, तब कविता वो सफल होगी। अखर कथा, जाने माने सिंधी कवि नंदलाल जवेरी के साथ बातचीत की सिमरन लालचंदानी ने। यह रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी मुंबई से प्राप्त हुई। तमिलनाडु में मदुरई के निकटवर्ती क्षेत्रों में एक प्राचीन बोली प्रचलित है जिसका नाम है सौराष्ट्र। इसकी अपनी विशिष्ट लिपि भी है जिसे संवर्धित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में भाषाविद टी.एस. सरोजा सुंदरराजन को साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। इनसे हमने सौराष्ट्र बोली के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, श्री भगवान कृष्ण के नाना जी सम्राट सूरसेन के मातृभाषा होने के कारण इस भाषा का नाम सौरसेनी पड़ा था। सौरसेनी भाषा वेदकाल ऋषि मुनियों के बोलचाल भाषा बनकर रखती थी। लेखक लिखते हैं, काल्डवेल अय्यर ने कहा कि सौरसेनी भाषा से, प्राकृत भाषा से मागधी, मराठी, लाड़ी, भोजपुरी, कत्तरी और मैथिली भाषाएं सभी आ गए। हम लोग गजनी मोहम्मद के समय अपने साहित्य के विनाश के बाद भी मातृभाषा के भक्ति से भाषा को भूल ना सकते, लिपि को भी भूल ना सकते। उस लिपि को हमारे मेधावी पितामह रामराय ने सुलभ लिपि कर दिए हैं, पढ़ने के लिए अक्षरों को सरल बना दिए हैं। मैं अपनी 11 वर्ष उम्र से ही सौराष्ट्री लिपि को सीख लिया हूँ। अब बाल बच्चे को बढ़ा देते हैं। काल्डवेल अय्यर के अनुसार उन सभी भाषाओं हम सब एकता से मिलते तो भारत के 25% लोग मिलकर एक बृहद समूह बन जाएगा। फिर सौरसेनी समूह बड़ा समूह बन जाएगा। इससे सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा नामक भारत के कलासार को हम बढ़ा देंगे। लोग को, विश्व को हम उन्नति कर देंगे। इसलिए मैं विनम्र से अनुरोध करती हूँ कि हमारे सौराष्ट्री कवि विद्वान से हाथ बढ़ाकर उनकी साहित्यों की मदद करना चाहिए और हमारे सौराष्ट्री भाषा को बहुमूल्य भाषा मानकर भारत के प्रसिद्ध भाषाओं के साथ रख देना चाहिए। सौराष्ट्र वाङ्मय के बारे में बताया भाषाविद टी.एस. सरोजा सुंदरराजन ने। यह रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी मदुरई से प्राप्त हुई। दोस्तों, समय का यह पड़ाव साहित्य जगत की कुछ प्रमुख विभूतियों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। 7 जुलाई को प्रख्यात कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती है। उनके साहित्य पर एक समग्र दृष्टि डाली जाए तो आज के समय में भी वो प्रासंगिक प्रतीत होता है। 16 जुलाई को लेखक, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की 100वीं जयंती है। 1941 में वो इंडियन सिविल सर्विस से जुड़े और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे। 1955 से 1962 तक माथुर आकाशवाणी के महानिदेशक रहे। 11 जुलाई को जाने माने लेखक और नाटककार भीष्म साहनी की पुण्यतिथि है। उनकी पटकथा पर आधारित धारावाहिक तमस में दर्शाए गए पार्टीशन के मार्मिक चित्रण को कौन भूल सकता है। सभी विभूतियों के असीम योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है आज का सफर। वो सूखे हुए फूल किताबों में, यादों के गलियारों में पुनः झांके, देश की खूबियों को बेहतर जाने। नमस्कार।